श्रीवास्तव, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मक्का की करें वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। ट्राइकोडर्मा विरिडी का फसलों में प्रयोग और लाभ। हमारे प्रदेश में मक्का की खेती लगभग सभी जिलों में की जाती है और अभी इसकी बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। जो किसान भाई खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं वो इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में लाकर करेंगे, तभी उन्हें आगे चलकर मक्का की अधिक पैदावार मिलेगी। तो इसकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा से। वैसे तो मक्का की खेती जो है वो रबी, खरीफ और जायद तीनों में की जा सकती है, लेकिन हम अभी रबी की बात ना करके ना जायद की बात करके खरीफ का मौसम है चूँकि तो खरीफ की बात करेंगे, तो हम खरीफ की मक्का की फसल के बारे में आपसे आज हम चर्चा करेंगे। इसमें जो मक्का की किस्म है उसका भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें हम जो मक्का की उन्नतशील प्रजातियाँ हैं उनकी बात करते हैं तो हमारी गंगा सफ़ेद 1, गंगा 5, गंगा 3 और डेक्कन 110 अच्छी वैरायटी हैं। बाजार में जो भी बहुत अच्छी विकसित वैरायटी हैं वो उसका आप चयन कर सकते हैं। इसमें आपकी कंपोजिट और हाइब्रिड वैरायटी आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन दे रही हैं किसान भाइयों को। मक्के की खेती को सामान्य तौर पर किसी भी भूमि में कर सकते हैं, किंतु अच्छी गुणवत्ता और अधिक पैदावार के लिए बलुई, दोमट और भारी भूमि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भूमि अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। मक्के की खेती के लिए लवणीय और क्षारीय भूमि को उपयुक्त नहीं माना जाता है। मक्के के बीजों को खेत में लगाने से पूर्व खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इसके बाद कुछ समय के लिए खेत को ऐसे ही खुला छोड़ दें। मक्के की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक देना आवश्यक होता है। इसके लिए 6 से 8 टन पुरानी गोबर की खाद को खेत में डाल देना चाहिए। फिर खेत की तिरछी जुताई करवा दें जिससे खाद अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। आप किसान भाई आगे आप बात आती है उर्वरक की। तो उर्वरक एक ऐसी चीज है कि जो हर क्रॉप में बहुत जरूरी महत्वपूर्ण योगदान देता है और इसमें एनपीके का जो रेशियो होता है वो 80, 50 और 30 होता है। क्योंकि ये एक धान्य फसल है तो इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब बात आती है कि इस उर्वरक को हम किस तरीके से दें। तो इसमें हम जब खेत की अंतिम जुताई करते हैं तब हम फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देते हैं और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा दे देते हैं। इसके बाद 1/3 मात्रा जो हमारी होती है वो जो साइड ड्रेसिंग करते हैं हम उस समय देते हैं और 1/3 मात्रा जब हमारी मक्के में मंजरी निकलती है उस समय हम उसको देते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा भुट्टे का जो साइज होता है वो होता है और दाना भी इसका स्ट्रॉन्ग और बोल्ड होता है और चमकदार होता है। तो सबसे पहले हम बीज की बात करते हैं तो हमारे जो आजकल बाजार में 3 तरह की हमारे बीज मिल रहे हैं, एक संकर, कंपोजिट और हरे चारे वाले। तो किसान भाइयों संकर जो हमारा जो बीज है जो हाइब्रिड सीड है वो हम इसमें 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखते हैं। जो हमारा कंपोजिट बीज है उसकी मात्रा हम 15 से 20 और यदि हम चारे के लिए उपयोग कर रहे हैं तो आपका 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर इसकी उपयुक्त होती है। बीमारी के बचाव हेतु कार्बेंडाजिम 1 ग्राम
और थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज और वीटावैक्स पावर 1 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचार करें। कीट प्रबंध के लिए एमिडाक्लोरोपिड 70 WS 50 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, जिससे पौधे 30 दिन तक सुरक्षित होंगे। आप इसकी बोनी सिड्रिल से कर सकते हैं या देसी हल से भी कर सकते हैं। आपके पास डिबलिंग की यदि सुविधा है तो आप डिबलिंग से भी इसकी बोनी कर सकते हैं। अब इसकी जो हमारी प्लांट टू प्लांट जो दूरी होती है, तो क्या है कि हमारा आपने देखा होगा कि जो मक्का है वो काफ़ी हाइट होती है उसकी, और इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें हमारी 2 तरह की रूट्स पाई जाती है, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। तो जो सेकेंडरी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी थोड़ा दूर दूर फैलती हैं, तो इसके लिए हमें कतार से कतार की दूरी 60 और प्लांट से प्लांट की दूरी हमें 20 रखनी चाहिए। इससे हमारे उत्पादन पर अच्छा असर पड़ेगा। किसान भाइयों, फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवाई एट्राजीन 1 किलोग्राम को 600 से 700 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 24 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। इसके अलावा खड़ी फसल में 2 से 3 निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवार से मुक्त रखें। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताए गए मक्का की बोनी प्रबंधन को यदि आप बिंदुवार अच्छे से फॉलो करते हैं या इसका स्मरण करते हैं तो आप बहुत अच्छे से मक्का का उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। की तबीयत इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, लेकिन हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो गया मामले का खुलासा। सीधी कांड पर बोले बीजेपी के विधायक केदार शुक्ला, ब्राह्मण समाज हमसे नाराज नहीं, बदनाम करने की गई कोशिश। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का बड़ा बयान, सदन में विपक्ष का करूंगा समर्थन। मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई वो शर्मसार करने वाली। महंगाई को लेकर बोली बसपा विधायक रामबाई का, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा जरूर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फसलों में रासायनिक दवाओं के अधिक प्रयोग से मिट्टी और उत्पाद दोनों पर खराब असर पड़ता है, जबकि बाजार में कई ऐसे जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं जिनका आप फसलों में प्रयोग करके कीट रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक फफूंद ट्राइकोडर्मा रोगनाशी के बारे में बताएंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, हम अगर दलहनी फसलों की बात करते हैं तो हमारे किसान भाई दलहनी फसलों में विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलों का बहुतायत में खेती करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं दलहनी फसलों में, जो है उसमें उग्रा की समस्या, फफूंद जनित बीमारियों की समस्या। और ऐसे में अगर हम बात करें तो अगर हम रासायनिक दवाओं की तरफ जाते हैं तो हमारी लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, लागत बढ़ जाती है खेती में। अगर हमको लागत को कम करना है तो विश्वविद्यालय द्वारा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जवाहर जैव उर्वरक केंद्र के माध्यम से जवाहर ट्राइकोडर्मा
जो है फफूंदनाशक का तैयार किया जाता है, जो कि बिल्कुल जैविक रूप से है। और जैविक फफूंदनाशक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत लाभ होता है। आधुनिक तकनीकी में ट्राइकोडर्मा का उपचार किसानों के लिए हर हाल में फायदेमंद है। दरअसल ट्राइकोडर्मा घुलनशील जैविक फफूंदीनाशक एक कवक है। धान, गेहूं, दलहनी, औषधीय, गन्ना और सब्जियों की फसल में प्रयोग करने से उसमें लगने वाले फफूंद जनित तना, गलन, उकठा आदि रोगों से निजात मिल जाती है। ट्राइकोडर्मा एक रामबाण जो हमारा फफूंदनाशक के रूप में जाना जाता है। ट्राइकोडर्मा का जब भी हम इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा किसान भाइयों को हमेशा ये सिफारिश करते हैं कि वो बीजोपचार करें। और बीजोपचार के साथ अगर आपके खेतों में ये समस्या किसी प्रकार से रोग या फफूंद वाली बीमारियां लगातार आ रही हैं तो आप उस खेत की भूमि का उपचार करें। और भूमि उपचार करने से आपको ये समस्या में 100% निजात मिलती है, 100% इससे रोकथाम होती है। इसका प्रभाव फलदार वृक्षों पर भी लाभदायक है। इसकी कीमत या लागत भी रासायनिक दवाइयों से काफी कम है। साथ ही पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। इसका प्रयोग किसान आसानी से कई तरह की फसलों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा का जब भी हम इस्तेमाल करें तो खेतों में जब हम भूमि उपचार करने की बात करते हैं तो इसमें तरल जो उर्वरक जो हमारा ट्राइकोडर्मा है उसकी 2 से 3 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके लिए हम अच्छी तरीके से लगभग 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए या केचुआ खाद या फिर हमारी जो मिट्टी है उसमें इसको अच्छी तरीके से मिलाकर अगर हम 2-4 दिन के लिए इसको किसी नमी वाले स्थान पर रख के और हमारे जो बारदाने हैं उससे ढांक कर पानी का छिड़काव करते रहें और उसके बाद इसको भूमि में अच्छी तरीके से इसका फैलाव कर दें, छिड़काव कर दें और उसके बाद हल्की पानी की सिंचाई करके और बुआई के बाद अगर हम हल्की सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपके खेत में फफूंद जनित जितनी बीमारियां हैं उससे निजात मिलेगी। हमारा जो जवाहर ट्राइकोडर्मा जो है वो तरल रूप में भी 1 लीटर के पैकिंग में, साथ ही हमारा पाउडर रूप में भी 1 किलोग्राम पाउडर के रूप में पैकेट के रूप में उपलब्ध होता है। किसान भाइयों, जब भी हम ट्राइकोडर्मा पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 किलोग्राम पाउडर प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से 50 किलोग्राम आपकी केचुआ खाद, गोबर खाद या मिट्टी में मिलाकर ही उसका खेत में फैलाव करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। धान की नर्सरी और अन्य कंद वाली फसलों 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल 1 लीटर पानी में बना लें। नर्सरी पौध को तैयार घोल में आधे घंटे तक भिगो लें। इसके बाद रोपाई कर दें। प्रति एकड़ खेत में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इसी तरह 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी बनाते समय छिड़काव करें या गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर क्यारियों में बिखेर दें। दूसरी बात आती है बीजोपचार की। तो बीजोपचार के लिए हमारे जो ट्राइकोडर्मा है उसकी लगभग मात्रा 8 से 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका इस्तेमाल करने की सिफारिश करते हैं ताकि जो हमारे बीज में अगर किसी प्रकार की फफूंद जनित बीमारी है तो उसकी रोकथाम हो जाती है। जो हमारा ट्राइकोडर्मा है इसको जब भी इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बीजोपचार हमेशा छाया वाले स्थान पे करें। छाया वाले स्थान करने के बाद में उसको अच्छी तरीके से फैला दें। जब हल्का सा वो सूख जाए उसके बाद ही हमको इसकी बुआई करनी है। बुआई हमेशा 3 से 4 घंटे के अंदर कर लें ताकि आपके जो हमारे सूक्ष्मजीव हैं उनकी गुणवत्ता बनी रहे और वो शीघ्रता के साथ भूमि के अंदर पहुंच जाएं ताकि वो अपना कार्य और अपनी क्रियाशीलता को बढ़ा लें। और एक चीज हमेशा याद रखें कि हमारे जो जैव उर्वरक हैं जब भी आप कहीं भी किसी भी केंद्र से खरीदते हैं तो उनको हमेशा आपको छाया वाले स्थान पर रखना है, धूप में नहीं रखना है। बीजोपचार हमेशा छाया वाले स्थान में करना है। इस प्रकार से ट्राइकोडर्मा जो है एक रामबाण फफूंद जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए एक ऑर्गेनिक या जैविक रूप से एक उत्पाद है जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाइयों को अवश्य करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे ट्राइकोडर्मा के विकास और अस्तित्व के लिए उपयुक्त नमी बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले देख लें कि मिट्टी सूखी ना हो। जिस खेत में ट्राइकोडर्मा को डाला गया हो उस खेत में 1 सप्ताह तक कोई भी फंगीसाइड या फफूंदीनाशक का इस्तेमाल ना करें। अगर ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्य की किरणें उस पर सीधे ना पड़े। ट्राइकोडर्मा से उपचारित गोबर की खाद अधिक दिनों तक के लिए न रखें। उपचारित गोबर की खाद का इस्तेमाल अधिकतम 3 से 4 माह तक करना अच्छा रहता है। ट्राइकोडर्मा सभी सरकारी बीज भंडारों तथा
दवा की दुकानों में उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालयों से भी इसको आप ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ₹200 कमाने वाला खुद क्या खाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा। कल रायपुर के गांधी मैदान में सीएम भूपेश बघेल करेंगे मौन सत्याग्रह। कुमारी शैलजा, रंजीत रंजन होंगी शामिल। प्रदेश भर से कांग्रेस पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। चुनावी तैयारी को धार देने में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। भूपेश बघेल संभागवार प्रदेश की युवाओं से करेंगे संवाद। भूपेश है तो भरोसा है का नारा लेकर मैदान में उतरेगी यूथ कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में मितानिनों को सीएम ने दी सौगात। मानदेय में ₹2,200 की हुई बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2023 से होगा लागू। सुकमा में नक्सलियों के ठिकाने पर पुलिस का छापा। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 4 IED बरामद, 2 नक्सली कैंप ध्वस्त। मनेन्द्रगढ़ में पटवारी पर जमकर भड़के विधायक विनय जायसवाल, सस्पेंड करने की दी धमकी। ग्रामीणों ने की ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में केले की बागवानी करके कम समय में किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो प्रदेश के जो किसान इस समय केला के नए बाग लगाना चाहते हैं, वे भरपूर उत्पादन के लिए इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और केले की रोपाई करते समय किन किन जरूरी बातों पर ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। केला के बागों के बारे में बात करने जा रहे हैं और केला को किस प्रकार से लगाना चाहिए। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं केला के, जो भी केला में ऊर्जा है, केला में जो हम लोगों को तत्व प्राप्त होता है। केला एक एनर्जी का बहुत ही रिच सोर्स है। केला से कई तरह के हम लोगों को विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। गर्म एवं सम जलवायु केला की खेती के लिए उत्तम होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में केला की खेती सफल रहती है। जीवांश युक्त दोमट एवं मटियार दोमट भूमि जिसमें जल निकास उत्तम हो उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 हो तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के लिए 4 से 5 गहरी जुताई करके भुरभुरा बना लेना चाहिए। रुपाई के लिए 1 माह पहले ही खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद खेत में गड्ढों को तैयार करके रुपाई की जाती है। केला की जो उन्नत प्रजातियां हैं वो है मालभोग है, आपको रेड बनाना है, लाल केला है, G9 है। ये सब इसकी केला की उन्नत प्रजातियां हैं। में गड्ढे की खुदाई की जाती है। केला के लिए 2 घन फीट का करते हैं, 2 घन फीट का करते हैं और 6 फीट का 6 इंच का मिट्टी को अलग रखते हैं और 6 इंच के नीचे की मिट्टी को अलग रखते हैं। केले की फसल के लिए गड्ढों की दूरी 75 गुना 45 सेंटीमीटर आकार के गड्ढों में रोपित करें। गड्ढों को धूप में खुला छोड़ दें, इससे हानिकारक कीट मर जाते हैं। रुपाई के समय पॉलीथीन बैग को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद पौध की रुपाई 1.5 मीटर गुना 1.5 मीटर पर करें। जड़ों को गड्ढे के मध्य में रोपित करें और मिट्टी के आसपास अच्छी तरह से दबा लें। आप गड्ढे की खुदाई कर लें। गड्ढे की खुदाई को छोड़ करके इसके लिए उसको छोड़ दें कुछ दिनों तक खुला हुआ, ताकि उसमें के अंदर का जो कीट है, फफूंद है, वो सारा धूप के गर्मी की वजह से समाप्त हो जाए। अब आप इस दौरान केला की उत्तम प्रजाति का किसी सर्टिफाइड नर्सरी से, प्रमाणित नर्सरी से केला के पौधों को लाने का प्रयास करें। वहाँ पे आप अपना पूर्व में एक बुकिंग कर लें या बता दें कि आपको इतने पौधों की आवश्यकता है। इस प्रकार से गड्ढे की भराई की बारी आती है। गड्ढे की भराई करने के लिए इसमें आप गड्ढे में
बहुत थोड़ी मात्रा में लगभग 10 से 15 ग्राम DAP डालें, 50 ग्राम पोटास डालें, नीम की खल्ली डालें। नीम की खल्ली लगभग आप इसमें कम से कम 1 से 2 kg तक डालें नीम की खल्ली, और साथ में इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला करके गड्ढे की अच्छे से भराई करें। तब गड्ढे की भराई करने के बाद उसे स्वतः बैठने दें। बैठ जाता है तो जून के माह में या जुलाई के पहले सप्ताह में जब बारिश का मौसम हो तो आप उसमें केले के पौधे को लगा सकते हैं। केला को जो लगाया जाता है वो कंद के द्वारा लगाया जाता है, उत्तक संवर्धित पौधों के द्वारा लगाया जाता है, और इसमें हमेशा जब लगाने चलते हैं तो सर्वप्रथम इसके गड्ढे की खुदाई करते हैं, बगीचे का रेखांकन करते हैं कि आप किस प्रकार से लगाना चाहते हैं। केला को साधारणतः किसान 2 गुना 2 मीटर पर लगाते हैं। जब हम 2 गुना 2 मीटर पर केला को लगाते हैं तो हमारे 1 हेक्टेयर में 2500 पौधा आता है। और जब हम इसे थोड़ा सघन करने का प्रयास करते हैं और केला को 1.8 मीटर पर गुना 1.8 मीटर पर लगाते हैं केला को, तो 1 हेक्टेयर में 3086 पौधा आता है। केले के पौधों को लगाने के उपरांत इसमें शुरू में थोड़ा पानी दें। ज़्यादा बेहतर है कि सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए केला का पौधा ले, और सरकार केला के पौधों के साथ ड्रिप भी आवश्यक कर दी है तो ड्रिप को भी लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और केला में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। केला थोड़े पानी में उत्पादन केला का संभव नहीं है, तो आप ड्रिप लें और सरकार से ड्रिप लगाएं। इसमें ड्रिप लगा करके इसमें ड्रिप के द्वारा ही उर्वरक को देने का प्रयास करें, कीट का प्रबंधन करें। ये सब आप ड्रिप के द्वारा कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मामचौन, जिला नीमच के कृषक जनक कुशवाहा ने। ये पशुओं के लिए स्वच्छ जल प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जनक कुशवाहा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। राजस्थान राज्य में खेती के साथ साथ पशुपालन किसान की आय का एक मुख्य साधन है, और पशुओं के लिए आहार के साथ पानी का बहुत महत्व होता है। और पानी की जब बात आती है तो पानी पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पिलाना चाहिए और पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। अच्छी सेहत का ये है राज, साफ सुथरा जल सबको मिले, करो प्रण आज। जब ना होगा पीने योग्य नीर, तब सब करेंगे विचार गंभीर। यह स्लोगन पानी के अनिवार्यता बताने के लिए काफी है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेयरी पशुओं की, जिनसे हमारे किसान भाई आशा तो करते हैं कि वो रोज बाल्टी भरकर दूध दें, लेकिन अक्सर हमारे कुछ किसान भाई पशुओं को किसी भी तरह का पानी पिला देते हैं, जिससे उनके पशु कई तरह के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिस कारण पशुओं का दुग्ध उत्पादन गिर जाता है और पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ता है। पशुपालक भाइयों, आज आप देख सकते हैं कि ये 200 लीटर की पानी की टंकी है, जिसमें एक टंकी में हमने पुताई कर रखी है और इसमें चूना डाल रखा है। 200 लीटर में 2 किलो चूने की आवश्यकता होती है। और साथ में आप देख रहे हैं कि ये हमने पुताई नहीं कर रखी है। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने कीड़े, लार्वा और एलगी आई हुई है, जिससे पानी पूरा गंदा हो रखा है। तो इस प्रकार से मोस्टली पशुपालक या अपनी खेड़ों में इस तरह का पानी रहता हो तो पशु के लिए बहुत ही हानिकारक है। किसान भाइयों, हमारे पशुपालक अपने पशुओं को जो पानी उनके पास उपलब्ध रहता है उसे ही पिलाने में काम में लाते हैं, जिसके अंदर कई प्रकार के कीड़े रहते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं और पशुओं में कई तरह के रोगों को फैलाते हैं।
इस तरह का गंदा पानी पीने से पशुओं के पेट में कीड़े चले जाते हैं, जिनकी वजह से कम 20 से 25% आहार को ये कीड़े खाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से पशु का जहाँ 10 लीटर दूध उत्पादन देता है वहाँ 7 लीटर के आसपास ही दूध उत्पादन देता है। तो पशु को चारे में भी नुकसान हो रहा है और उसको दूध उत्पादन में भी नुकसान हो रहा है और पोषक तत्वों की पूर्ति भी नहीं हो पा रही। पशुपालक भाइयों, आप अपने डेयरी व्यवसाय को सफल तभी बना सकते हैं जब आप पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के साथ साथ उनको स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं, ताकि आपके पशुओं में किसी प्रकार की समस्या ना आए और पशुओं का दूध उत्पादन बना रहे। तो पशुपालक अपनी खेल में चूने से पुताई करे और पुताई करने के बाद में उसमें 100 लीटर पानी के हिसाब से 1 किलो चूना डाल दे और चूने को आराम से किसी की सहायता से उसको घोल दे, या अपने जो पानी पिलाते हैं बाल्टी में भी कुछ मात्रा में चूना डालकर अपने पशुओं को पानी पिला सकते हैं। और जब पशु पानी पी लेगा तो पानी पीने के बाद में सभी पशुओं को कैल्शियम की पूर्ति प्राप्त होगी और इस प्रकार से उनके पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।